हूँ कि मेरी पहली वीडियो रह गई थी और उसको मैं कंप्लीट करती हूँ। आई वॉज टॉकिंग ऑन प्रेसी राइटिंग, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। क्लैरिटी, करेक्टनेस, ऑब्जेक्टिविटी, कोहेरेंस, ये हो गए थे। और अब क्लैरिटी का बता दिया मैंने, करेक्टनेस का बता दिया, ऑब्जेक्टिविटी का भी बता दिया, कोहेरेंस भी बता दी, कंटेंट्स तो बता दिए पहले, डेफिनेशन, पर्पस भी आ गया। उसके बाद जनरल रूल्स विद टिप्स एंड ट्रिक्स, इम्पोर्टेंट नोट, यस, कंप्लीटनेस, किसी भी चीज़ को मुकम्मल करना। Completeness means that the writer should include all the important facts in a précis. All the important facts in the précis. मैंने पहले कह दिया था omit the generalized texts. उनसे गुरेज करें, précis में generalized text ऐड करने से गुरेज करें क्योंकि वो किसी भी काम के नहीं होते। अगर कुछ काम का होता है तो वो सिर्फ important sentences. And remember, no important idea should be omitted. सिर्फ generalized facts को omit करना है, important idea कभी भी omit नहीं करना while writing précis. उसके बाद conciseness. It means write only what is necessary and avoid reproducing unnecessary details. कंसाइसनेस अचीव करने के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। omit unnecessary details, नंबर 1। नंबर 2, लंबे जुमले लिखने से गुरेज करें। कोई ज़रूरत नहीं कि आपका सेंटेंस इतना बड़ा हो सकता है आपके बड़े सेंटेंसेस में गलतियाँ बहुत ज़्यादा हों, डिफ़िकल्ट सेंटेंस हो या आपने उसको स्ट्रक्चर सही नहीं किया, इससे आपके précis will look absurd. और इसके बाद नंबर 3, सिर्फ relevant material इंक्लूड करें, important ideas इंक्लूड करें। एंड नंबर 4, avoid unnecessary repetition. खामखा की रेपिटेशन से दूर रहें। एक दफ़ा कोई चीज़ लिख दी गई, मकसद हो गई, उसकी जगह पर अगर वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो हो सकता है आप उसके सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं पर वो चीज़ नहीं। पर कुछ पैसेजेस ऐसे होते हैं जैसे एजुकेशन, तो एजुकेशन की जगह हम नॉलेज, टीचिंग, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। भले ये एजुकेशन के सिनोनिम्स हैं पर précis इज़ ऑन एजुकेशन और यहाँ पर एजुकेशन हर बार यूज़ होगा। एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एंड इट्स वेरी सिंपल, no need to explain further. Complete sense of passage. जो पैसेज दिया गया उसका कंप्लीट सेंस, पैसेज तो बड़ा था, आपने précis करके 1/3 कर दिया, अब उसका कंप्लीट सेंस आना चाहिए, कोई भी इम्पोर्टेंट आइडिया ओमिट नहीं होना चाहिए। उसके बाद ल्यूसिडिटी मतलब क्लैरिटी, अपने फ्लो को मेंटेन रखें। यहाँ पर फ्लो का मकसद कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ पहले और लीस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ बाद में। 1/3 of the enlarged passage, précis is all about 1/3 of any enlarged passage. Correct sentences. Short sentences are acceptable as long sentences are difficult to handle.
उसके बाद कनेक्टिविटी, आपने जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस दिया उसके बाद जब दूसरा सेंटेंस दिया तो पैसेज के मुताबिक उन दोनों में कनेक्टिविटी है या नहीं, इस पर ध्यान देना होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ पहले, लीस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ बाद में। अवॉइड रिपीटेशन एंड एज ए जनरल रूल अवॉइड 4 W's, what, why, who, whom in the precy। इन 4 W's को अवॉइड करें, कोशिश करें कि ये आप ना लिखें। उसके बाद स्टेजेस फॉर प्रेसी राइटिंग। अब प्रेसी की 2 ही स्टेजेस हैं, रीडिंग द पैसेज एंड राइटिंग द प्रेसी। Precy writing is a formative process in which different stages are involved. It is necessary to understand these stages. सबसे पहले reading stage, Precy writing is basically a test of your reading skills. रीडिंग के लिए सबसे पहले ज़रूरी है मेंटली प्रिपेयर होना। जाहिर सी बात है, कुछ भी चीज़ पढ़ते वक्त, क्योंकि आपको पढ़कर फिर अपनी वर्डिंग में लिखना है, उसके लिए आपका जहन सिर्फ एक ही चीज़ पर होना चाहिए, वो प्रेसी होनी चाहिए बस। प्रेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहन उस पैसेज पर होना चाहिए, उसकी जिस्ट हासिल करने की भरपूर कोशिश करें। एक दफ़ा पढ़ लिया, दूसरी दफ़ा, तीसरी मर्तबा पढ़ें, और अगर तीसरी मर्तबा भी समझ में ना आए तो आप चौथी मर्तबा पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस करें। पर याद रखें, एग्ज़ाम में थॉरोली पढ़ने की कोशिश करें। पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा और तीसरी दफ़ा जब आप पढ़ें तो आप सारा समझ चुके हैं, उसके बाद अपने प्रेसी लिखना शुरू कर दें आप। उसके बाद डोंट गेट बॉग्ड डाउन विद डिफ़िकल्ट वर्ड्स। मैंने पहले भी बताया था प्रेसी में कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स अगर आपको नहीं आते, उनकी मीनिंग आपको नहीं आती, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप पूरा सेंटेंस चेक कर लें कि सेंटेंस किस चीज़ पर है, सेंटेंस में किस चीज़ पर प्रेशराइज किया हुआ है। फिर आपको जब उसकी सेंस मिल जाएगी, फिर डिफ़िकल्ट वर्ड्स के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप सेंटेंस को समझकर अपनी प्रेसी लिख सकते हैं आगे। यूज़ कॉमन सेंस इन कंजेक्चरिंग। कॉमन सेंस इस्तेमाल होता है प्रेसी में, कॉमन सेंस के बगैर प्रेसी ही नहीं। कंजेक्चर, उसके बाद कंजेक्चर करते रहें आप, पैसेज को, सेंटेंसेस को, वर्ड्स को। And you may come across words in the passage that are unknown to you, but you can still get to the message of the passage, क्योंकि आपको contextual meanings पर ज़्यादा ध्यान देना है बनिस्बत डिफ़िकल्ट वर्ड्स के। अगर मीनिंग नहीं आती तो नहीं आती। बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमें नहीं आते, पर हम उसी वर्ड्स पर थोड़ी टिके रह सकते हैं। प्रेसी के लिए हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए पूरे पैसेज की मीनिंग लेना ज़रूरी है। इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट नोट भी दिया था कि वाइल राइटिंग प्रेसी डिक्शनरी अपने आप से दूर रखें। Keep in mind that it is not necessary that the writer has used words according to their dictionary meanings. Words can be used in figurative sense also. समझे कि words can be used in figurative sense also. उसके बाद go for the overall sense of passage instead of focusing on individual words and sentences. ये थी रीडिंग स्टेज, और ये उड़ गई प्लेन की तरह। अब हम आते हैं राइटिंग स्टेज। अब आपने पढ़ ली प्रेसी 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। अब आइए लिखने पर। The précis must be written in correct and simple language.
Your style must be natural. Do not twist upon writer's ideas. Avoid writing long, intertwined sentences. There is no need to change the keywords for the passage. पैसेज के लिए कीवर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि आप पैसेज में वही वर्ड्स बार बार रिपीट करें। जैसा कि मैंने कहा कि अगर टॉपिक एजुकेशन पर है पैसेज, तो आपको एजुकेशन बार बार इस्तेमाल करना होगा। हाँ, अनलेस यू हैव अ बेटर चॉइस ऑफ वर्ड्स। अगर आप एजुकेशन से भी ज़्यादा कोई बेटर चॉइस आपके पास है वर्ड्स की, तो आप लिख सकते हैं। अगर नहीं तो एजुकेशन इज़ बेटर। एंड गुड वर्ड्स शुड नेवर बी रिप्लेस्ड बाय बैड ones. Clarity is the chief quality of a pressy, and ambiguity its fatal flaws. Clarity is the chief quality of a pressy, and ambiguity its fatal flaws. प्रेसी आपने पढ़ ली, अब लिखने का वक्त आया। पहला रफ ड्राफ्ट बनाएं। पहले रफ ड्राफ्ट में वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई उनको जहन में रखें, प्रेसी की प्रैक्टिस करें, रफ ड्राफ्ट बनाएं। और मेरा ये मानना है कि जब तक आप अपनी चेकिंग खुद नहीं करते तब तक कोई भी बेहतर चेकिंग नहीं कर सकता। यू आर मेच्योर नाउ। CSS एस्पायरेंट, CSS पाकिस्तान का सबसे बड़ा और टफ एग्ज़ाम है, और जब आपने CSS में कदम रखा ही है तो आप इतने मेच्योर तो होंगे कि अपनी लिखी हुई चीज़ खुद चेक कर सकते। रफ ड्राफ्ट बना लिया आपने, अब उसको देखें। फिर ओरिजिनल पैसेज पर जाएं। पहला रफ ड्राफ्ट, उसमें मुमकिन है कि कुछ मिस्टेक्स हों, कुछ फ्लाज हों, आपको खुद ही नज़र आ जाएंगे। दूसरा रफ ड्राफ्ट बनाएं, उसमें भी कुछ गलतियां होंगी, उनको ठीक करें। उसके बाद फाइनल रफ ड्राफ्ट बनाएं। फाइनल रफ ड्राफ्ट 3 रफ ड्राफ्ट, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे में भी मुमकिन तौर पर गलती हो सकती है। उसके बाद वैसे होता यह है कि पहला रफ ड्राफ्ट, दूसरा और फिर तीसरा जो होता है वो फाइनल ड्राफ्ट होता है। पर तीसरा भी आप फाइनल रफ ड्राफ्ट बना लें, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोशिश करें कि 2 रफ ड्राफ्ट्स और तीसरा फाइनल ड्राफ्ट होना चाहिए। फाइनल ड्राफ्ट इज़ योर एक्चुअल प्रेसी। उसमें किसी भी फ्ला की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, किसी भी मिस्टेक की जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहला ड्राफ्ट बन गया, दूसरा भी बन गया, ये आपका तीसरा और फाइनल ड्राफ्ट था जो कि फ्लॉलेस होना चाहिए। अब प्रेसी के लिए टाइटल ज़रूरी होता है। टाइटल के बग़ैर प्रेसी तो प्रेसी ही नहीं होगी। कोई पैसेज ही होगा जो कि टाइटल लेस होगा। टाइटल देना मेरे ख़्याल से इतनी मुश्किल बात भी नहीं, पर इसके लिए भी कुछ रूल ज़रूर हैं। लिखा हुआ है जेनरिक टाइटल, सूटेबल टाइटल, avoid using auxiliary verbs, avoid one word titles, it can be written in sentence case in upper lower style। स्टार्ट करते हैं कि प्रेसी को टाइटल कैसे दिया जाए। If pressy is the essence of the passage, then title is the essence of the pressy. Take utmost care while giving a title. जैसा कि टाइटल देना इतना मुश्किल भी नहीं है, पर टेक utmost care while giving a title. Number 1, title should be generic.
इतना जेनरिक भी नहीं कि उसमें अपने सब्जेक्ट को टच करने की सलाहियत मौजूद भी ना हो, पर इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं होना चाहिए। द टाइटल मस्ट बी सूटेबल टू द पैसेज। उसके बाद टाइटल शुड नॉट बी अ कंप्लीट सेंटेंस, और यहाँ पर लिखा अवॉइड यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, लाइंग इज अ कर्स की जगह आप लाइंग अ कर्स लिख सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब इसको रिप्लेस कर दें आप, रिप्लेस नहीं, इसको यूज नहीं करना, लाइंग अ कर्स। और मेक श्योर कि टाइटल इज नॉट अबाउट अ सपोर्टिंग फैक्ट और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सिर्फ सपोर्टिंग फैक्ट या किसी भी इंफॉर्मेशन के पीस को ये टच ना करें। इट मस्ट कवर द मेन आर्ग्यूमेंट। जो पैसेज का मेन और इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट है उसको आपका टाइटल टच करना चाहिए, क्योंकि जिस बारे में प्रेसी है टाइटल भी उसी बारे में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर यूनिवर्सल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर आपकी प्रेसी लिखी हुई हो और आप सिर्फ एजुकेशन पर प्रेसी लिख दें, टाइटल एजुकेशन दे दें, सो दिस इज नॉट द केस। इट कैन रिटन इन सेंटेंस केस इन अपर लोअर स्टाइल। उसके बाद यू कैन ओमिट आर्टिकल्स जैसे कि ए, एन, दी एंड द टाइटल्स अनलेस रियली रिक्वायर्ड। आप टाइटल्स आर्टिकल्स को ओमिट कर सकते हैं जब तक कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत में ना हो। और उसके बाद हम सबको एक रूल पता है कि capitalizing the first letter of word of title is only a matter of style, not mandatory. टाइटल सेंटेंस केस और अपर लोअर स्टाइल में लिखा जा सकता है। However, we do not capitalize articles in words comprising 2 or 3 letters. उसके बाद an all cap title is undoubtedly undesirable. An all cap title is undoubtedly undesirable. This was Pressy. This was all about Pressy. Writing Pressy is an art, not a science, with hard and fast rules. Inshallah, I'll meet again with you in my next lecture, जो कि इंशाल्लाह ऐसे पर होगा, हाउ टू सेल थ्रू दी ऐसे पेपर। देखने का शुक्रिया, सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। खुश रहें, घरों में रहें, महफूज रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।